नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। केशव की कविप्रिया, चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की ललित ललाम, गोप की रामचंद्राभरण, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रस विलास आदि ऐसी ही रीति निरूपक रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीति ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। उनके अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद्व भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त कवियों घनानंद आदि ने हृदय की विकलता का मार्मिक एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरहजन्य कृष्णता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया। अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि उसमें पर्याप्त की गई है, तो दूसरी ओर उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उन्हें सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में साध्य बन गया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा।
रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से प्रीति प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वृत्ति पाने वाले इन कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना अनचाही विवशता थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए षड्यंत्र चलते रहते थे। अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ एवं दांव पेच में लीन इन कवियों में हो ही नहीं सकती थी। बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में किया गया है। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे। वर्ण्य विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजना पर दिया। भक्ति एवं नीति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सकें। राधा कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना प्रमुख है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए थे। घाघ, बेताल, वृंद एवं गिरधर दास ने नीति संबंधी प्रचुर काव्य रचना की थी। नारी भावना। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नखशिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का, अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों गृहिणी,
माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण तत्काल दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्राणित था। प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, जबकि अलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं 12 मासी का चित्रण भी उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि कवियों के प्रकृति चित्रण इसी प्रकार के हैं। पद्माकर का वसंत वर्णन भी अत्यंत मनोहारी है। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग। रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की। स्पष्ट है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। रीतिकालीन ब्रजभाषा अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ की। यद्यपि रीतिकालीन ब्रजभाषा कवियों ने कहीं कहीं अवधि शब्दों का भी प्रयोग किया है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं है। बिहारी में कीन, दीन जैसे क्रिया रूप यदि अवधि के हैं, तो सूर की ब्रजभाषा में मोर, हमार, कौन, अस, जस आदि पूर्वी प्रयोग उपलब्ध होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकतर रीति ग्रंथों का निर्माण अवध क्षेत्र में हुआ, अतः इस काल की ब्रजभाषा में प्राप्त होने वाले अवधि शब्द अस्वाभाविक नहीं है। इस काल की ब्रजभाषा में फारसी शब्दों के प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे, अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान या जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। रीति मुक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रजभाषा में लाक्षणिक अर्थवत्ता है। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, तथा बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों से संपन्न रीतिकाल निश्चित ही हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है।